आपने जटाधारी नारियल तो अवश्य देखा होगा, जैसा कि इस चित्र में भी दिखाया गया है। यह एक नारियल ऊपर से काफी हार्ड होता है, लेकिन जब आप इसको तोड़ते हैं तो उसका भीतर का एरिया काफी सॉफ्ट मिलता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं तोड़ा हुआ नारियल है, उसका ऊपर का एक लेयर जो कि डार्क ब्राउन कलर में है, थिन लाइन है जिसकी, वो हार्ड केस कहलाती है, और जो उसका नीचे का एरिया होता है उसको हम कोर कहते हैं। तो इस तरह से स्टील के हीट ट्रीटमेंट में, चाहे वो कार्बोनाइजिंग हो, कार्बोनाइट्राइडिंग हो, फ्लेम हार्डनिंग हो, इंडक्शन हार्डनिंग हो, इसी तरह का ही केस और कोर जंक्शन बनता है। जो एरिया ऊपर का आपको हार्ड दिख रहा है ब्राउन कलर में, उसकी एक पर्टिकुलर डेप्थ होती है, तो वो जो डेप्थ है उसको हम केस डेप्थ कहते हैं, और नीचे का एरिया तो कोर कहलाता है। अब ये केस डेप्थ भी दो तरह की होती है, टोटल केस डेप्थ और इफेक्टिव केस डेप्थ। लेकिन इंजीनियरिंग डिजाइन कैलकुलेशन में या मटेरियल की प्रॉपर्टीज में इफेक्टिव केस डेप्थ का ही इंपॉर्टेंस होता है। तो ये केस डेप्थ, ये इफेक्टिव केस डेप्थ इंडक्शन हार्डनिंग और फ्लेम हार्डनिंग के केस में कैसे निकाला जाए, कैसे पता किया जाए, इस वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूं। तो आशा करता हूं कि आप इसे पसंद करेंगे। इसे एंड तक देखिए यदि आपको इसे ठीक से समझना है तो, और इसके देखने के बाद यदि आपको ये अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए। तो अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हाउ टू डिटरमिन इफेक्टिव केस डेप्थ इन इंडक्शन हार्डनिंग एंड फ्लेम हार्डनिंग पार्ट्स इन स्टील, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार साथियों, मेट्रोलॉजिकल क्वालिटी कंट्रोल सीरीज 2 के पार्ट 8 में मैं जगदीश चौबे आप सबका अपने चैनल जगदीश चौबे पे स्वागत करता हूं। जैसा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया, यह वीडियो डिटर्मिनेशन ऑफ इफेक्टिव केस डेप्थ इन इंडक्शन एंड फ्लेम हार्डनिंग, ये इसके ऊपर बनाया गया है कि इंडक्शन हार्डनिंग और फ्लेम हार्डनिंग के केस में आपको इफेक्टिव केस डेप्थ कैसे पता करना है, इसके बारे में इस वीडियो में बताया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं डिटेल में बताऊं, पहले फ्लैशबैक देखते हैं। इससे पहले मैं 7 वीडियो रिलीज कर चुका हूं अलग अलग टॉपिक्स पे, जैसे कि ये पार्ट 1 जॉबनी हार्डनेबिलिटी टेस्ट, पार्ट 2 इरेक्शन कपिंग टेस्ट, पार्ट 3 चारपी इम्पैक्ट टेस्ट, पार्ट 4 आईजेड इम्पैक्ट टेस्ट, पार्ट 5 इंक्लूजन रेटिंग ऑफ स्टील, ऑस्टेटिक ग्रेन साइज ऑफ स्टील, और जो लास्ट पार्ट था वो इफेक्टिव केस डेप्थ कार्बोनाइजिंग एंड कार्बोनाइट्रेटिंग के केस पे कैसे पता करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये सारी वीडियो 7 के 7 वीडियो जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आपकी सुविधा के लिए, जिसमें भी आपको पसंद करे आप उसमें उसको देख सकते हैं। तो देखते हैं क्या कंटेंट है। सेम फॉर्मेट है कंटेंट में। पर्पज़, क्या पर्पज़ इसका करने का, टेस्ट इक्विपमेंट क्या क्या यूज़ किए करते हैं, टेस्ट मेथड एंड प्रोसीजर्स क्या है, प्रिकॉशंस क्या लेने होते हैं, और प्रॉब्लम्स एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस। ये सारे टॉपिक्स हैं जो मैं कवर करूंगा इस वीडियो के अंदर में। तो आगे चलते हैं। पर्पज़, द पर्पज़ ऑफ डिटर्मिनिंग इफेक्टिव केस डेप्थ इन इंडक्शन एंड फ्लेम हार्डनिंग पार्ट इज ऑफ स्टील इज टू वेरीफाई एंड कंफर्म ECD एज स्पेसिफाइड बाय द डिजाइनर डिपेंडिंग अपॉन द पार्ट एप्लीकेशन। ठीक उसी तरह जो कि पिछले पार्ट 7 में मैंने बताया था, इफेक्टिव टेस्ट करने का पर्पज़ यही है, चाहे वो फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग के केस में, कि जो भी डिजाइनर ने उसकी इफेक्टिव केस डेप्थ बताई हुई है ड्राइंग पे जो दी हुई है, उसके हिसाब से आपको इफेक्टिव केस डेप्थ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जब आप ये हीट ट्रीटमेंट करते हैं इंडक्शन और फ्लेम हार्डनिंग, तो उस केस में आपको ECD उतनी अचीव हो रही है कि नहीं हो रही है जो कि ड्राइंग में आपके स्पेसिफाइड है। क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, देखिए करीब करीब सारे वही पहले के इक्विपमेंट हैं। यदि इनको आपने डिटेल में देखना है तो मेरे MQC सीरीज़ 1 का पार्ट 7 आप देखिए, उसमें सारा इनके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। एक डिफरेंस यहाँ है कि यहाँ पे हमने रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग यहाँ शो किया हुआ है, चूँकि इंडक्शन हार्डनिंग के केस में ज़्यादातर इफेक्टिव केस डेप्थ रॉकवेल C स्केल में ही चेक करके करते हैं। कुछ एक जगह पे जहाँ पे कि हमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे हम VPN चेक भी करते हैं, विकर्स हार्डनेस टेस्ट भी चेक करते हैं। तो ये सारा कुछ मैं सब कुछ बता चुका हूँ रॉकवेल के विषय में भी। यदि इसको भी आपने डिटेल इसका देखना हो तो MQC 1
सीरीज 1 का पार्ट 3 आप देखिए, उसमें आपको रॉकवेल टेस्टिंग के बारे में भी सारी डिटेल मिल जाएगी। तो सैंपल प्रिपरेशन, कटिंग, बेल्ट ग्राइंडिंग, एमरी पेपर ग्राइंडिंग, माउंटिंग, पॉलिशिंग, etching with 2% nitrile solution, and then your micro sample is ready for hardness check. यदि इसके बारे में डिटेल में इक्विपमेंट का भी देखना हो आपने, तो आप स्लाइड नंबर 5 आप देख लीजिए, जिसमें कि मैंने इसकी पिछली स्लाइड में ये सारा दिखाया हुआ है। 2% नाइट्रल, ये जो एच किया जाता है बेसिकली वीपीएन के लिए चेक करते हैं। इन केस ऑफ रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग में आप सिर्फ उसको ग्राइंडिंग और पॉलिश तक ही करते हैं, क्योंकि उसको एचआरसी में आपने चेक करना होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर, इसके लिए आपको रेफरेंस इंडियन स्टैंडर्ड देखना है। डिटेल में यदि आपको जानकारी प्राप्त चाहिए तो 6416/1988 इसको आप जरूर रेफर कीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ डिटेल दिया हुआ है। तो हार्डनेस टेस्ट, जब सैंपल आपका तैयार हो गया तो हार्डनेस टेस्ट 2 तरीके से किए जाते हैं। एक रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग होती है, दूसरी विकर्स हार्डनेस टेस्ट है। यदि आप इंडियन स्टैंडर्ड देखिएगा तो इन दोनों चीज़ों का इन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है। तो इसके लिए जो मैंने MQC सीरीज 1 बनाई थी और पार्ट 3 जिसका था, इसको आप रेफ़र कीजिए रॉकवेल के लिए। और विकर्स के लिए MQC 2 इसी सीरीज का पार्ट 7 आप देखिए, जो पिछला वीडियो था मेरा, उसमें मैंने काफ़ी डिटेलिंग दी हुई है कि यदि आपने विकर्स में चेक करना हो इफेक्टिवनेस के लिए तो आपको कैसे कैसे फॉलो करने का है, क्या उसका प्रोसीजर है, क्या तरीका है। ठीक है, ये सारा आपको देखना पड़ेगा। ये मैंने 2 फोटोग्राफ दिखाए हुए हैं। ये सिर्फ पॉलिश किया हुआ है, एचिंग नहीं की हुई है। ये केस डेप्थ के लिए है, बेसिकली इंडक्शन हार्डनिंग के लिए। तो ये आप सरफेस पे, पॉलिश सरफेस पे आप इसको चेक कीजिएगा और ये आपको केस डेप्थ मिल जाएगी हार्डनेस के हिसाब से। ये पॉलिश सरफेस है एंड एच भी किया हुआ है। ये आप देखिए, यदि गौर से देखिए तो इसमें 3 जोन दिखाई पड़ते हैं। पहला जोन है जो केस का है, ये काला जो पॉइंट है ये पूरा केस है। दूसरा इसके बीच का जो मिड जोन है ये ट्रांजिशन जो कहलाता है, केस कोर ट्रांजिशन। और ये जो लास्ट है यहाँ पे जो बीच में आ रहा है, ये कोर कहलाता है। तो इस तरह से जब आप एच करके इसको चेक करते हैं तो ये आपको विकर्स में चेक करने के लिए आपको इस तरह का पॉलिश भी करना पड़ेगा और एच भी करना पड़ेगा। इंडक्शन हार्डनिंग के केस में आपको एचिंग करना जरूरी नहीं है, आप पॉलिश सरफेस पे भी हार्डनेस सर्वे कर सकते हैं। अब ये मैंने दिखाया है कि एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इन्होंने कितने कार्बन, ये जो इफेक्टिव केस डेप्थ है इन केस ऑफ इंडक्शन एंड फ्लेम हार्डनिंग, ये कार्बन कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अनलाइक जैसे कि कार्बोनाइजिंग और नाइट्रोकार्बोनिक में था, उसमें एक फिक्स होता है। इसमें कार्बन के हिसाब से जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाएगा, आप देखिए हार्डनेस लेने का तरीका बढ़ता जाएगा। ये 350 का दिखा रहे हैं, HB 350 पे आपको केस डेप्थ निकालनी है। यदि कार्बन का 0.28 से 0.32 है तो उसका इक्वलेंट जो HRC में यदि आप चेक करते हैं तो 35 HRC पे केस डेप्थ आएगी। HRA में यदि लोअर केस डेप्थ है तो आपको 68 HRA पे उसका केस डेप्थ निकालना पड़ेगा। ठीक इसी तरह यदि कार्बन कंटेंट 0.33 से 0.42 है तो उस केस में आपको जो VPN लेना होगा वो 400 लेना पड़ेगा। 400 VPN पे आपको केस डेप्थ निकालनी पड़ेगी। इन केस ऑफ रॉकवेल 40 HRC पे होगा, और यदि केस डेप्थ काफ़ी कम है तो उस केस में आपको 70 HRA पे लेना पड़ेगा ए स्केल में। ऐसे ही यदि 0.43 से 0.52 यदि कार्बन है तो आपको केस डेप्थ VPN में 450, रॉकवेल में 45 और रॉकवेल ए में 73। तो रॉकवेल C स्केल में 45, रॉकवेल ए स्केल में 73। और यदि कार्बन कंटेंट 0.53 से ज़्यादा है तो आपको VPN 500 पे लेना पड़ेगा, रॉकवेल 50 HRC पे लेना पड़ेगा और रॉकवेल ए 76 HRA पे लेना पड़ेगा। तो इस तरह से यदि आप एक कर्व प्लॉट करते हैं तो इस तरह का एक कर्व आता है। ठीक है, ये दिस इज हार्डनेस वर्सेस डिस्टेंस। ये हार्डनेस HRC में भी हो सकता है, VPN में भी हो सकता है। डिस्टेंस ये मिलीमीटर में होता है, जैसे जैसे आप टॉप से नीचे सरफेस को चेक करते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर प्रोफाइल है। आप कंपेयर कीजिए, हाँ, कार्बोनाइजिंग के हिसाब से कार्बोनाइजिंग में यही प्रोफाइल थोड़ी लंबी होती है और ऐसे करीब करीब जाता है। यहाँ पे आप देखिएगा कि एक पर्टिकुलर
केस डेप्थ के बाद ये काफ़ी ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है और फिर ये लगभग करीब करीब कोर में आते आते एक बराबर हो जाता है। तो एक केस डेप्थ की जो पहचान है, यदि आप कर्व से यदि पहचान कर सकते हैं तो एक बहुत बड़ा यही तरीका है कि यदि सडन डाउनफॉल दिखता है आपको तो वो इंडक्शन हार्डनिंग का हो सकता है, क्योंकि केस के बाद इमीडिएटली थोड़ा सा ट्रांजिशन जोन आता है, उसके बाद तो कोर आ जाता है और कोर की हार्डनेस कंपैरेटिवली काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू सरफेस हार्डनेस। ठीक है, तो ये आपने केस डेप्थ हार्डनेस के बेसिस पे डिफरेंट कार्बन कंटेंट के हिसाब से कैसे डिसाइड करना, ये मैं इस चार्ट में मैंने आपको दिखाया हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको आप जरूर रेफर कीजिएगा जब भी आप हार्डनेस चेक करते हो, केस डेप्थ देखते हो, तो इसको आप जरूर रेफर कीजिएगा। प्रिकॉशंस इस टेस्टिंग के दौरान, चाहे वो आप VPN में कर रहे हो चाहे वो रॉकवेल में कर रहे हो, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? देखिए, ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस टू बी टेकन इन सैंपल प्रिपरेशन, ये मैंने MQC1 सीरीज मेरा देखिए आप पार्ट 7, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई कि सैंपल प्रिपरेशन में खास करके कटिंग के दौरान वो पीस ज़्यादा बर्न नहीं होना चाहिए, एचिंग भी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पार्ट 7 में बताई हुई है, इसको आप इसको रेफ़र कीजिए, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। फॉर हार्डनेस चेकिंग इन VPN, यदि VPN में आपने हार्डनेस चेक करना है तो इंडेंटेशन मस्ट बी मेड एज डायरेक्टेड इन, ये मैंने MQC2 का जो पार्ट 7 जो इसके पिछला वाला पार्ट है उसमें मैंने सारा कुछ दिखाया हुआ है। स्लाइड 9 है उसका, उस स्लाइड 9 में आप देखिएगा तो आपको सारा कुछ डिटेल में मिल जाएगा कि कितने बैंड में चेक करना है, D1 D2 D3 क्या डिस्टेंस होंगे, S क्या होगा, ये सारा यदि आपने पिछला मेरा वीडियो देखा होगा तो सारा आपको याद होगा, उसके अकॉर्डिंगली ही आपने इसको VPN में चेक करने का है। थर्ड, ECD बेस्ड ऑन हार्डनेस मस्ट बी डिटरमिन एज पर द चार्ट गिवन इन स्लाइड नंबर 8। ये जैसे मैंने पिछला स्लाइड आपको बताया, ECD आपने निकालनी है तो परसेंटेज कार्बन कंटेंट के हिसाब से क्या हार्डनेस आपने लेना है वो आप उस चार्ट को रेफर कीजिए, तब आप उसका केस डेप्थ निकालिए। अदरवाइज यदि कोई कस्टमर ने स्पेसिफिकली कुछ दिया हुआ है इंडक्शन हार्डनिंग के केस में या फ्लेम हार्डनिंग के केस में स्पेसिफिक हार्डनेस वगैरह में स्पेसिफाई की हुई है तो फिर आप उस हार्डनेस पे केस डेप्थ निकालिए। चौथा जो है रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर और माइक्रो हार्डनेस टेस्टर या विकर, जो भी ये हार्डनेस टेस्टर्स हैं जिन पे आप हार्डनेस चेक करते हैं, वो एक बार कैलिब्रेट जरूर होना चाहिए और एज पर फ्रीक्वेंसी चेक होनी चाहिए। कम से कम साल में एक बार तो इनका कैलिब्रेशन बहुत ज़रूरी है। आपका कैलिब्रेशन करने से आपको मशीन की एक्यूरेसी का सही अंदाज़ा रहता है और रिजल्ट आपको सही मिलता है। और यदि आप ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं तो फिर 6 महीने में भी एक बार कैलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट साल में एक बार कैलिब्रेट करना तो बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, इस टेस्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? देखिए, चूंकि दोनों ही ये टेस्ट रॉकवेल में और VPN में चेक किए जाते हैं, इसीलिए करीब करीब कॉमन प्रॉब्लम्स एंड कॉमन सॉल्यूशंस हैं उसके। जैसे हार्डनेस इंडेंट्स आर नॉट क्लियर, तो इसके लिए आपको सैंपल प्रिपरेशन देखना पड़ेगा कि आपका सैंपल ठीक बना है कि नहीं बना है, फ्लैटनेस उसकी ठीक है कि नहीं है, पीस जला तो नहीं है, माइक्रो सैंपल जला तो नहीं है, ये सारा आपको एश्योर करना पड़ेगा। इंडेंट्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर व्हेन मेजर्ड इन VPN, ये VPN के केस में मैंने MQC2 में डिटेल में बताया हुआ पार्ट 7 में कि इसमें भी आपको जो D1 D2 D3 जो स्पेसिफाई किए हुए हैं और S कितने डिस्टेंस पे आपको चेक करने का क्या क्या गैप रहना चाहिए, ये सारा कुछ मैंने पार्ट 7 में बताया हुआ है। उसको यदि आप फॉलो करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। रॉकवेल टेस्टिंग के केस में आप मेरे पार्ट 3 MQC1 सीरीज 1 का पार्ट 3 आप अवश्य देखिए, उसमें आपको रॉकवेल टेस्टिंग के रिलेटेड क्या क्या प्रिकॉशंस और क्या क्या प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस हैं वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो एक बार इसको आप पार्ट 3 MQC1 को ज़रूर आप रेफ़र कीजिए। तो साथियों, जहाँ तक इस पार्ट 8 का सवाल है ये यहीं तक है। इस पार्ट में मैंने आपको केस डेप्थ के बारे में बताया, केस डेप्थ, टोटल केस डेप्थ क्या होती है, इफेक्टिव क्या होती है और हम इफेक्टिव क्यों लेते हैं। इफेक्टिव लेने का एक रीज़न ये है कि जो भी डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है वो पार्ट के एप्लीकेशन के ऊपर डिज़ाइन करता है और इसके करने से उस पार्ट की आपका वेयर रेजिस्टेंस और फटीग स्ट्रेंथ, उसके अलावा स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। तो वो डिज़ाइनर का पार्ट है, वो डिज़ाइनर उस हिसाब से एप्लीकेशन के बेसिस पे डिसाइड करता है। इसीलिए हम टोटल को ना कंसीडर करके इफेक्टिव केस ज़्यादातर केस में इफेक्टिव केस डेप्थ ही देखा जाता है। उसके अलावा कैसे चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं,
रॉकल पे कैसे चेक करते हैं, वीपीएन पे कैसे चेक करते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ड्यूरिंग चेकिंग, और प्रॉब्लम्स एंड पॉसिबल सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो इसके बारे में यदि और ज़्यादा जानकारी आपने करनी हो तो आप इंडियन स्टैंडर्ड 6416/1988 जो मैंने शुरू में आपको बताया उसको ज़रूर रेफ़र कीजिए। काफ़ी डिटेल में स्टैंडर्ड है और उसको आप जितना अच्छा स्टडी कीजिएगा आपकी नॉलेज उतनी ही बढ़ेगी। तो इस आशा के साथ कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, आपने देखा, सराहा, और इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। के साथ ही ये सीरीज़ मेटलर्जिकल क्वालिटी कंट्रोल सीरीज़ 2 यही समाप्त करता हूँ मैं। इस सीरीज़ में मैंने आपको अब तक 8 वीडियो दिए हैं। पहला जॉमनी एंड क्वांची टेस्ट पे था, दूसरा एरेक्शन कपिंग टेस्ट, तीसरा चार्ली इम्पैक्ट टेस्ट, चौथा आइजर्ड इम्पैक्ट टेस्ट, पांचवा इंक्लूजन रेटिंग इन स्टील, ऑस्टेनिटी ग्रेन साइज, सातवां इफेक्टिव केस डेप्थ इन कार्बोनाइजिंग एंड नाइट्रोकार्बन पार्ट, और लास्ट जो था ये अभी मैंने जो डिस्कस किया आपसे वो इफेक्टिव केस डेप्थ इन केस ऑफ इंडक्शन हार्डनिंग और फ्लेम हार्डनिंग। तो ये सारे पार्ट जो मैंने आपको दिए और दिखाए और अपलोड किए इनको आप ज़रूर देखिए। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेटलर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये डे टू डे इसका यूज़ होता है, इसीलिए जितना आप इसको देखिए समझिए उतना ही आपको अच्छा होगा। पर हर एक पार्ट को कम से कम एंड तक जरूर देखिए, और इस पार्ट को तो आप एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको इसकी डिटेलिंग भी पता चल जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये प्रोग्राम मेटलर्जिकल क्वालिटी कंट्रोल सीरीज़ 2 यही समाप्त करता हूँ। आपने इतना समय दिया, आपने इस प्रोग्राम को देखा, सराहा, आप सबके पेशेंस के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इंतज़ार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का जो जल्दी आएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स।